नमस्कार। जो अगस्त का करंट अफेयर था उसका 28 तारीख तक का आप लोगों के सामने आज अपलोड होगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इससे पहले जो भी 21 तारीख तक, ठीक है, मतलब ये 1 तारीख से लेके 20 तारीख का जो भी करंट अफेयर था ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग पीडीएफ को उठा सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और पहला करंट अफेयर है बिहार से, ठीक है। मिथिला के मखाना, ठीक है, मखाना यहाँ पे देख सकते हैं, वो मिला जीआई टैग का तगमा, ठीक है। जीआई टैग का तगमा मिल चुका है। अब देखिए जीआई टैग सामान का पंजीकरण, देखिए ये जीआई अधिनियम मतलब ये भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम दो 1999 के तहत इसको जीआई का टैग दिया जाता है और जीआई सामान का जो पंजीकरण एवं सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। अभी स्पेशली देखिए यहाँ बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो मखाना को लेके 11 ए है प्लस मखाना एक 12 जो है, 12 को जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक। तो मखाना को अभी जल्दी मिला है और 11 को पहले मिल चुका है। तो देखिए 11 में 6 जो है हस्तशिल्प क्षेत्र से आते हैं, जिसमें मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई का काम देख लीजिए। ये किस जिले से आते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। एप्लिक खटवा, ये देख रहा था मैं कि किस क्षेत्र से आता है, मगर मैंने बहुत इस पे सर्च किया मगर ये मिला नहीं मुझे। फिर उसके बाद सिक्की घास के उत्पाद, ठीक है, पश्चिमी चंपारण एवं थारूहाट क्षेत्र से मिलते हैं। फिर भागलपुर सिल्क, ये भी भागलपुर से है, ठीक है, इसको भागलपुर समझ लीजिए। मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला क्षेत्र से मिलती है। फिर उसके बाद खाद्य सामग्री से एक जीआई टैग मिला है, सिलाव का खाजा, ये नालंदा राजगीर क्षेत्र से है, ठीक है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में 4 जो है मगही पान, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। कतरनी चावल मुंगेर, बांका, दक्षिण भागलपुर, शाही लीची मुजफ्फरपुर, ठीक है, एवं जर्दालू आम भागलपुर, ठीक है। तो इसमें देखिए भागलपुर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कलाकृतियां और मुजफ्फरपुर, कलाकृतियां कई जगह मिल रही हैं, तो इनका आपको याद रखना चाहिए। इसमें देखिए जो बिहार इस बीपीएससी का जो एग्जाम दे रहे होंगे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए समग्र में देख लीजिए। समग्र का मतलब ये होता है कि वन लाइनर में कितने करंट अफेयर हैं उसके बारे में। तो देखिए भारत जो है अमेरिका से यम क्यू, ठीक है, यम क्यू 9B ड्रोन खरीदेगा। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि यम क्यू क्या है। यम क्यू 9 अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में था। इस ये क्या चीज है, ये मिसाइल है, ड्रोन है, या फिर कोई टैंक है, ऐसे ये सब चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद जो एप्पल कंपनी है, विश्व प्रख्यात एप्पल कंपनी जी, इसका जो आईफोन संस्करण 14 जो है इसको भारत में बनाने का प्लान कर रही है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार, जर्मनी की जो फार्मर चांसलर थी, ठीक है, एंजेलिना मर्कर, उनको मिला है। इन्होंने शरणार्थियों के स्वागत के लिए प्रयास को लेकर, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास को लेकर ये पुरस्कार उनको दिया गया है, ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर बने अवध बिहारी चौधरी, नाम याद रखना है, ठीक है। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में, अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, ठीक है, ठीक है। इस अस्पताल को बनाने के लिए 6,000 करोड़ की लागत आई है, ठीक है। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एसएस नगर पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे चलिए, पुदुचेरी के
मुख्यमंत्री, ठीक है, ने पेश किया कर मुक्त बजट। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो बजट पेश किया है वो कर मुक्त बजट है, और साथ ही में उस बजट में एक राष्ट्रीय विधि यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा भी की है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो मतलब एक कर मुक्त बजट और एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो इस चीज को मैं आप लोगों को बताना उचित समझा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करेगी भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप। ठीक है, शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी, जिसमें सिंगल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट होगा के तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा। तो ये भारत की पहली है, तो इसको भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा जो है, वित्तीय वर्ष 2022 में दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, जो हमारा प्रदेश है, इस शीर्ष पर रहा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में हमेशा शीर्ष पर ही रहता है। ठीक है, फिर देखिए, अनंग ताल झील, जो अनंग ताल झील है, इसको राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये दक्षिण दिल्ली में स्थित है। और जो राष्ट्रीय महत्व स्मारक किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये किया जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, ASI द्वारा। ठीक, ASI द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद DRDO, ठीक है, DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष होंगे समीर भी कामत। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अध्यक्ष पद पे आसीन होंगे। ठीक, या फिर हो भी गए होंगे, दोनों चीजें होंगी, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। अटल ब्रिज, अटल ब्रिज का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसका उद्घाटन अटल ब्रिज ब्रिज का। ठीक है, यह एक पैदल ब्रिज है। ठीक है, जो अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ठीक, यह एक फुट ब्रिज। अब देखिए फुट ब्रिज क्या है, फ्लावर गार्डन, अब इसको ध्यान रखिए, फ्लावर गार्डन जो वेस्टर्न इंड को, ठीक है, और भविष्य में आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर ईस्टर्न इंड को जोड़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है को, देखिए यहाँ फ्लावर गार्डन वेस्टर्न इंड को बनने वाले, मतलब ये बनेगा आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर ईस्टर्न इंड, ये बनेगा, इसको ये जोड़ेगा, जो ब्रिज है। ठीक है, अब थोड़ा सा साबरमती के बारे में जान लीजिए। ढेबर झील, ढेबर झील जो है उदयपुर में, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। साबरमती नदी जो है गुजरात एवं राजस्थान में मुख्यतः बहती है, और 371 किलोमीटर की यात्रा करके ये खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इसका समागम स्थल जो है खंभात की खाड़ी है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए व्यास सम्मान जो है, इस बार का जो 31वां, ये ध्यान रखना है, 31वां जो व्यास सम्मान था वो दिया गया डॉक्टर असगर वजाहत को। ठीक है, उनका जो नाटक है महाबली, इसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, 30वां जो व्यास सम्मान था वो शरद पगारे को दिया गया था। उसमें उस जो उनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, व्यास सम्मान ज्ञानपीठ सम्मान के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, जो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा संचालन किया जाता है, और वो नामित किया जाता है और लोगों को सेलेक्ट करके दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, तो इसको भी ध्यान रखना है, 1991 में। ठीक, पहला व्यास सम्मान राम विलास शर्मा को दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, राम विलास शर्मा को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, को दिया गया था। ठीक है, ब्याज सम्मान में 4 लाख रुपए का नगद, ठीक है, पैसा, 4 लाख रुपया पैसा दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है एवं प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी ने, ठीक है, हेब्बल मैसूर कर्नाटक में, हेब्बल मैसूर कर्नाटक में CNG स्टेशन और LCNG मतलब लिक्विड CNG स्टेशनों का उद्घाटन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि CNG और LCNG का उद्घाटन हुआ, कहाँ हुआ, ये चीजें मतलब कम चांस है कि ये स्टेशनों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, मगर ज्यादा चांस क्या है, क्योंकि CNG एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस, और ये मुख्य रूप से मीथेन इसमें होती है। ठीक है, मीथेन होती है। अब देखिए तरल समय, मतलब यही जब CNG गैस के फॉर्म में होती है, और दूसरा जो है CNG, इसको तरल का मतलब ये हो गया
कि लिक्विफाइड हो गई, ठीक है, लिक्विफाइड हो गई। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि सीएनजी गंधहीन, ठीक है, गंधहीन, बेस्वाद और गैस विषाक्त, मतलब गैर विषाक्त, मतलब नॉन टॉक्सिक एक गैस है, ठीक है, जिसमें 93% मीथेन पाई जाती है, ठीक है। कंपोजिशन याद रखिएगा, मीथेन CH4 प्लस, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोपेन और इथेन भी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, मेन रूप से पर्यावरण का रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें बनेगा कि सीएनजी में कौन सा मेजर कंपोजिशन है। तो मेजर कंपोजिशन तो आपका मीथेन हो गया। उसके बाद पूछ सकता है क्या मतलब इसमें चार चीजें पूछ सकते हैं कि सीएनजी में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो वहां पे एक दे देगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चार ऑप्शन दे देगा, मीथेन, नाइट्रोजन, प्रोपेन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए, ठीक है, ये VK सिंह एक सभा में बोल रहे थे, तो उसी से रिलेटेड है। तो हमको बस 5 ट्रिलियन से मतलब नहीं है कि 5 ट्रिलियन को बनाने के लिए क्या, उससे रिलेटेड जो भी चीजें शुरू की गई हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, हमारे राज्यों के द्वारा, हमको उससे मतलब है और वही एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे मिनिस्टर बोल रहे थे कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को बुनियादी ढांचे के विकास में 5 गुना अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एक गति शक्ति जो मास्टर प्लान शुरू किया गया है, इसमें मेन रूप से 16 मंत्रालय, ठीक है, रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पोर्ट वगैरह सब कुछ ले दे के 16 मंत्रालयों के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया, गति शक्ति, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मुख्य रूप से हमारे बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एक एकीकृत करेगा। तो ये चीजें हो गई हमारी, ठीक है। तो गति शक्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक, ठीक है, गति शक्ति। तो ये चीज हो गई। आगे चलिए, आगे तो ये देखिए अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। टोटल इसमें जो सोर्स है PIB है, ठीक है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सब PIB से रिलेटेड है, प्रेस इंडिया ब्यूरो से, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, माफ करिएगा गलत बोल दिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब देखिए HPCL, ठीक है, आप लोग जहां भी रह रहे होंगे तो HPCL के पेट्रोल पंप आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो वही उसी HPCL की बात हो रही है। कंप्रेस बायोगैस परियोजना की शुरुआत ये कर रहा है, ठीक है, कंप्रेस बायोगैस परियोजना की शुरुआत, ठीक है। और ये जो बायोगैस जानते हैं गोबर से जो बनेगी, ठीक है। अब इस परियोजना के आप जो परियोजना की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं कंप्रेस बायोगैस, ये गोवर्धन योजना के तहत विकसित की जा रही है। मतलब जो हमारी गोवर्धन योजना है उसके तहत इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब गोवर्धन योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। गोवर्धन का पूरा फुल फॉर्म देखिए, ये गोबर ए है, ठीक है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। ये देखिए गोबर धन, ठीक है। तो गैल्वेनाइज, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी गोवर्धन योजना का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, बायोडिग्रेडेबल कचरा, जैसे मान लीजिए कि डंक हो गया, गोबर हो गया, जो हमारे पशुधन होते हैं, पशुधनों द्वारा जो बीट किया जाता है या जो गोबर करते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल कचरा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिक कचरा, जैसे आप किचन वेस्ट, वेट वेस्ट जिसको कहा जाता है, गीला कूड़ा भी कहा जाता है, इससे रिलेटेड तो इसी की बात कर रहा है। बायोडिग्रेडेबल कचरे को कंप्रेस बायोगैस में परिवर्तित करके, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ये मुख्य रूप से जो पशुधन होते हैं वो किसानों के पास भी होते हैं, तो यहाँ से इनसे गोबर वेस्ट वगैरह ले के और इनको बायोडिग्रेडेबल कचरे को कंप्रेस बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ये योजनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था में भी आ सकती है, पर्यावरण में भी आ सकती है, क्योंकि जब बायोगैस का प्रचलन ज्यादा होगा तो हम
जीवाश्म जो ईंधन है उससे हम दूर हटेंगे, यानी कि पेट्रोल डीजल से हम दूर हटेंगे और बायोगैस का प्रयोग करेंगे, तो जिससे हमारा इको फ्रेंडली भी काम होगा, किसानों के लिए भी ये आय में वृद्धि करेगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है, चीन की राजधानी बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग के बाद दूसरा एशिया प्रशांत क्षेत्र। एशिया प्रशांत क्षेत्र का मतलब क्या है, पैसिफिक ओशियन और एशिया क्षेत्र को मिलाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र बनाया जाता है। तो उसमें जो है टॉप टेक, यानी कि टॉप टेक्नोलॉजी वाला जो क्षेत्र है वो बेंगलोर दूसरा नंबर हब बना है, बेंगलोर। ठीक है, यह जो रिपोर्ट है टेक सिटी नाम की एक रिपोर्ट में बताया गया है, जिसको क्यूसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ठीक है, कुसमैन एंड वेकफील्ड एक वैश्विक वाणिज्य रियल इस्टेट का सेवा फर्म है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका का है, यूएसए का है। एक ये जो फर्म है ये यूएसए में है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, एशियन डेवलपमेंट और भारत सरकार के बीच में 96.3 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर का, यहाँ से ध्यान रखिएगा, यूएस डॉलर का ऋण ऋण लेने का करार हुआ है, ऋण लेने का करार हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब भी यूपी ट्रिपल एस सी के पेपरों में देखा है, यूपी ट्रिपल एस सी के पेपरों में देखा है, तो ऐसे क्वेश्चन एक दो हमको दिखे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ऋण लिया है और इस ऋण का जो इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे वाटर सप्लाई जो है होती है, वाटर सप्लाई, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। जल जीवन मिशन, ठीक, जल जीवन मिशन ये शुरू किया है। सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन, इसके दो संस्करण है, एक ग्रामीण है एक शहरी है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट के बारे में जान लीजिए। एशियन डेवलपमेंट में 68 देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, 1966, 19 दिसंबर 1966 की, और इसका मुख्यालय जो है मनीला, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे चलिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ। ठीक है, काफी ज्यादा पॉपुलर है, हमेशा इसकी मीटिंग होती रहती है। तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में प्रतिभाग किया है। ठीक है, 25 से लेकर 27 के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक, अब इसमें देखिए, इस मीटिंग का जो आयोजन हुआ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है, शंघाई सहयोग संगठन का जो गठन हुआ था, संगठन का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 5 जून 2001 को। ये जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2017 में भारत इस संगठन से जुड़ा था। ठीक है, 2017 में दो देश जुड़े थे इस संगठन से, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, तो ये दोनों देश जुड़े थे 2017 में, इसको ध्यान रखना है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। देखिए, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, 8 सदस्य हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। ये कह रहा है, रक्षा से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और भारतीय नौसेना जो हमारी है, नेवी। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, VLSRSAM। ठीक है, ये मिसाइल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सरफेस टू एयर में मार करेगी। ठीक है, इसकी जो रेंज क्षमता जो है ये 50 किलोमीटर है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे चलिए, अब यही कह रहा है, ये देखिए पिनाका या पिनाक एक मिसाइल सिस्टम है, देख रहे हैं, ये एक ट्रक सिस्टम है, और उसी ट्रक सिस्टम पे 6 इधर और 6 इधर, यानी कि 12 मिसाइल सिस्टम है लगे पड़े हैं। ठीक है, और इसका जो डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, जो पिनाका थी और उसका एक्सटेंडेड जो
वो वर्जन है उसका सफल परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण जो है पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है, राजस्थान में, राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, इसकी जो मारक क्षमता है कई जगह कई दिया हुआ है, मगर इसका 75 किलोमीटर एक ऑथेंटिकेट जगह से मुझे मिला था, मगर कुछ जगह इसमें 90 किलोमीटर भी दिया गया है, कुछ जगह 50 किलोमीटर भी दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा, मगर मैं 75 किलोमीटर का मैं देखा था इसको। ठीक है, आगे चलिए। नासा, नासा का एक आर्टेमिस एक स्पेस लॉन्च सिस्टम है जो, ठीक है, चंद्रमा की यात्रा करने के लिए तैयार है। ठीक है, आर्टेमिस को 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अभी हाल ही में नासा द्वारा किस अभियान का, जैसे आर्ट, किस अभियान के तहत चंद्रमा की यात्रा की गई, तो आर्टेमिस 1 अभियान के तहत चंद्रमा की यात्रा की गई है। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखना है। आगे चलिए। यूजीसी, ठीक है, यूजीसी जो है इसने 21 विश्वविद्यालयों को फेक यानी कि गलत, फेक यानी कि फर्जी घोषित किया है। ठीक है, फेक घोषित कर दिया है। ठीक है, यूजीसी द्वारा किया गया। ठीक है, अब ये देखिए यूजीसी जो है एक वैधानिक निकाय है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि यूजीसी क्या एक वैधानिक निकाय है, कि संवैधानिक निकाय है, कि नान संवैधानिक निकाय है, ये सब चीजें क्वेश्चन बनती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये वैधानिक निकाय है। और वैधानिक निकाय वो होती हैं जो संसद द्वारा कानून पास करके किसी भी संगठन का गठन किया जाता है, उसे वैधानिक निकाय कहा जाता है। और यूजीसी का जो गठन है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ठीक है, इसका जो कार्य है भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और गलत विश्वविद्यालयों की मान्यता को रद्द भी करता है। जो इस समय न्यूज में है, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके 2 रीजनल ऑफिस भी हैं, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे चलिए, आगे चलिए। अब कह रहा है खेल से रिलेटेड है, एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, पहला मैच भी हो चुका है, दूसरा मैच भी हो रहा होगा। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये यूएई में हो रहा है, यूएई। ठीक है, और इसमें 6 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 6 टीमों के नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है, भारत, पाकिस्तान, हांगकांग, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुरुष टीम है। ठीक है, इस समय मान लीजिए कि हमारे यहाँ महिला टीम भी है, पुरुष टीम भी है, तो ये जो एशिया कप हो रहा है इसमें पुरुष टीम प्रतिभाग कर रही है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अभी ये तो एक अलग हो गया, ये चीज अलग हो गई। एक अभी हाल ही में भारत जो है जिम्बाब्वे के साथ जो एक दिवसीय क्रिकेट का खिताब जीता है, जिसमें जिम्बाब्वे को 3-0 से हरा दिया, 3-0 से हरा दिया। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरफा जीत हुई है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। फीफा ने 15 अगस्त को 15 अगस्त को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे बैन कर दिया था, मगर 26 अगस्त को इस बैन को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो एक दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए जो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में अक्टूबर महीने में होना है। ठीक है, अक्टूबर महीने में। ठीक, अब थोड़ा सा फीफा के बारे में जान लीजिए। एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है, एसोसिएशन फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है ये। ठीक है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और ये फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है, संचालन करता है, और इसके नियम कानून जो भी है उसको बनाता है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये कह रहा है एक समग्र टाइप का ये है। तो 2000 देखिए 2030 में इंडियन रेलवे ने बोला था कि हम जीरो कार्बन हो जाएंगे, शून्य कार्बन उत्सर्जन हो जाएंगे। वही आईओसीएल, ठीक है, आईओसीएल कंपनी है, ठीक है, ऑयल की कंपनी है। इसके बहुत सारे पेट्रोल पंप आप लोग अपने क्षेत्रों में देख रहे होंगे। तो उन्होंने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2046 तक हम कार्बन शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लेंगे, लेंगे होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ऑयल, ठीक है,
अब लेगा ही, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, अब देखिए, ये कह रहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडियन ऑयल ने लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया और 2 लाख करोड़ का निवेश करने का प्लान बना रखा है। ठीक है, एक तो एक करंट अफेयर हो गया पहला। दूसरा करंट अफेयर क्या है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा नर्मदा नदी पर। तो दूसरा ये हो गया। इससे पहले जो अभी बना हुआ जो सोलर पावर प्लांट है, 100 मेगावाट का, एनटीपीसी द्वारा जो संचालित किया जा रहा है तेलंगाना में तैरता हुआ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरा को ये हो गया। तीसरा जो क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलके साथ में स्थापित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह। ठीक, उसके बाद ये तीसरा हो गया। चौथा जो क्या है, श्री कृष्ण सिंह सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, ये चौथा करंट अफेयर हो गया। ठीक है, आगे चलिए। इसी तरह से देखिए, पर्यावरण में जैसे SWM रूल है, SWM रूल 2016 है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है। तो ऐसे ही करके बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 आया है। ठीक है, यह जो है बैटरी प्रबंधन एंड हैंडलिंग नियम 2021 की जगह लेगा। पहला करंट अफेयर ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें सभी प्रकार की बैटरियों को रेगुलेट करने का प्रावधान किया गया, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी। ठीक है, अब कह रहा है कि यह जो नियम है, देखिए ईपीआर का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये कह रहा है विस्तारित निर्माता उद्देश्य, मतलब ये जो प्रोड्यूसर हैं उनके दायित्वों को ये विस्तारित करता है कि अवधारणा पे बनाया गया, जिसके तहत ये बैटरी के निर्माता आयत, अब इसमें आयातकों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि किसी बाहरी देश से कोई बैटरी मंगवा रहा है, कोई कंपनी बैटरी मंगवा रही है, तो वो भी इसमें शामिल रहेगी। ठीक है, जो भी आगे का कार्य करने के लिए। तो ये कह रहा है अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह करेगी, मतलब कलेक्शन करेगी, उनका रिसाइकिल करेगी, उनको रेनोवेट करेगी, और कचरे से प्राप्त सामग्री का उपयोग नई बैटरियों में करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो ये पीआईबी से मैंने डायरेक्ट उठाया है। फिर इसमें तीसरा जो प्रावधान सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे तीन ही प्रावधान इसमें लगे, आप लोगों को अगर लगेंगे तो आप लोग पीआईबी को एक बार देखिएगा। तो इन नियमों के तहत ये कह रहा है कि अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण, रिन्यूएबल में नए उद्योगों की स्थापना एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है। तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या कर रहे हैं कि देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व में चीता देखा गया। ठीक है, चीता देखा गया। तो इससे पहले जो चीता प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाता है, चीता पहली बार भारतीय वनों में लाने के लिए भारत सरकार ने नामीबिया के साथ एक ज्ञापन साइन किया है, जिसमें 8 चीते 8 चीते लाए जाएंगे, भारत लाए जाएंगे, और उनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रखा जाएगा। आगे चलिए, ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखिए जीरो एमिशन फ्यूल सेल बस है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बस है। तो ये कह रहा है कि पुणे की एक केपीआईटी सीएसआर द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस है। ठीक है, ये देखिए, तो ये बस है। ठीक, अब ये जो बस है, ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन घोषणा, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है ना, इसी के तहत इसको बनाया गया है, हाइड्रोजन मिशन के तहत इसको बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की पहली बार जो घोषणा हुई थी 2021 में, 21-22 के बजट के दौरान की गई थी। ठीक है, जब बजट पेश हुआ था फरवरी में, तो उसी में इसको किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के साथ निर्यात का ग्लोबल केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया, मतलब कि भारत अपनी जरूरतों को तो पूरा करेगा ही, साथ में ही
कुछ उसको बेच के विदेशी धन भी कमाएगा। तो इसको निर्यात करने के लिए भी ये लक्षित किया गया है इस हाइड्रोजन मिशन में। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन मिशन में तीन प्रकार के हाइड्रोजन है। एक ग्रे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन से बनता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बनता है, जैसे मान लीजिए कि मीथेन हो गई, ठीक है, ठीक है, ये हो गई, इथेन हो गई, इनसे बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है जब बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सीधे एटमॉस्फेयर में होता है, तो इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में इजाफा होगा। ठीक, दूसरा जो है ग्रे हाइड्रोजन में, ब्लू हाइड्रोजन भी ये जीवाश्म ईंधन से बनता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन से, और इसका जो बाई प्रोडक्ट मतलब जो ब्लू हाइड्रोजन मिलता है उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हरित हाइड्रोजन है, ये जल से बनता है। ठीक है, वाटर से बनता है, और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विभाजित कर उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये फ्यूल सेल के में ये बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो एक होता है। ठीक है, और इसमें जो भी कोई भी बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो वेपर बनती है, ठीक है, वेपर बनती है, वेपर बनती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के लिए कम हेजार्डियस है, हेजार्डियस तो है मगर थोड़ा कम हेजार्डियस है, तो इसीलिए इसको हरित हाइड्रोजन कहा गया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आगे चलिए, आगे देख लीजिए, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है, और ये एक्सप्रेसवे जो है राजा जी नेशनल पार्क से होके गुजरेगी। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क से होके गुजरेगी। ठीक है, अब राजा जी नेशनल पार्क में जब ये एंट्री करती है तो वहां से वहीं पर ही ये एशिया का, अब इसमें देखिए जब वहां पे क्या हो रहा है कि जब जो एंट्री कर रही है, एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वहां पे बनाया जा रहा है 12 किलोमीटर का। ठीक है, और ये एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है, एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई जो है 12 किलोमीटर की है। इसको मेन रूप से इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर इस पे जो भी एक्सप्रेसवे है, इस पे अगर वाहनों का आवागमन हो तो उसकी वजह से एलिवेटेड इसीलिए बनाया गया कि उसकी वजह से जो उसमें वन्य जीव जो है नेशनल पार्क में उनको हानि ना पहुंचे। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है, जो और एक ये टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। टाइगर रिजर्व है जो हिमालय की तलहटी में शिवालिक श्रेणी के पास में है। ठीक है, 820 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, और ये उत्तराखंड के तीन जिले इसमें शामिल है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो तीन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया करंट अफेयर। उसके बाद तो दोस्तों ये था 28 तारीख तक का करंट अफेयर। अगर इसमें कुछ भी चीजें छूट गई होंगी तो आगे इसको कवर कर लिया जाएगा, और एक आप लोगों को एंग्लोमेरेटेड इन सभी का एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।